बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर। तो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर 15 चल रहा था सेकंड ईयर का और अब तक हमारे 10 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 11। तो आज हमें देखना है आज के लेक्चर में थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स और थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट। थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स का आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन करेंगे। मेजर जो क्वेश्चन हमने आज डिस्कस करना वो है जी थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, और एक दफ़ा ये पास पेपर में लॉन्ग आ चुका है तो ये आपने लॉन्ग की सेंस में तैयार करना है। सो आइए जी स्टार्ट करते हैं विद थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट। सो अगर आपको याद हो, जब हमने पहला लेक्चर इसी चैप्टर का किया था तो उस वक्त हमने थर्मोरेगुलेशन की एक डेफिनेशन की थी, और वो डेफिनेशन क्या थी? वो डेफिनेशन ये थी कि टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर विद इन आ टॉलरेटेबल रेंज, उसे हम क्या बोलते थे? थर्मोरेगुलेशन बोलते थे। एग्जैक्ट वही डेफिनेशन हम प्लांट्स के ऊपर भी अप्लाई कर रहे हैं, टू मेंटेन द टेम्परेचर विद इन आ टॉलरेटेबल रेंज। तो वो आपके पास क्या होगा? थर्मोरेगुलेशन। जिस तरह ह्यूमंस की लाइफ के अंदर या एक एनिमल की लाइफ के अंदर टेम्परेचर की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाई टेम्परेचर भी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है, लो टेम्परेचर भी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए ताकि सारे एंजाइम बड़े अच्छे तरीके से क्या कर सकें? अफेक्टिवली वर्क कर सकें। बिल्कुल इसी तरह एक प्लांट की लाइफ में भी टेम्परेचर की स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाई टेम्परेचर जो है वो भी अफेक्ट कर सकता है, लो टेम्परेचर भी अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि प्लांट भी एक लिविंग है तो उसके अंदर भी डिफरेंट मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं विच विल बी कैटलाइज्ड बाय डिफरेंट एंजाइम विच रिक्वायर स्पेसिफिक टेम्परेचर टू परफॉर्म देयर फंक्शन। तो इसलिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर का स्टेबल रहना प्लांट की लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए जी देखते हैं कि टेम्परेचर अगर स्टेबल ना रहे तो प्लांट पे किन किन तरह के जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और ये भी देखते हैं कि प्लांट जो है वो इन टेम्परेचर में चेंज आने पर किस तरह की अडेप्टेशन जो है वो अडॉप्ट करता है। पहले हम देखेंगे कि अफेक्ट्स क्या हैं टेम्परेचर्स के। हाई टेम्परेचर कर दें तो क्या अफेक्ट होगा, लो टेम्परेचर कर दें तो क्या अफेक्ट होगा, और फिर हम देखेंगे कि प्लांट अपने आप को उनसे बचाने के लिए क्या क्या अडेप्टेशन करता है। तो आइए जी पहले हम बात करते हैं अफेक्ट की, और अफेक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहले हाई टेम्परेचर का, कि हाई टेम्परेचर का क्या अफेक्ट होगा। तो पहला जी, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर दिया जाए तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी वो ये होगी कि एंजाइम सारे क्या हो जाएंगे? डीनेचर। स्टूडेंट, आप सबको मालूम है कि एंजाइम्स बाय नेचर क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। जब एंजाइम बाय नेचर प्रोटीन होते हैं तो अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो एंजाइम क्या होना शुरू हो जाते हैं? डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। आप फर्स्ट ईयर में चैप्टर 3 में एंजाइम का चैप्टर था, वो आप पढ़ के आए। वहाँ आपने पढ़ा था कि हर एंजाइम को एक स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, जिसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। अगर वो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो उससे बढ़ा दिया जाए तो फिर क्या होता है? एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। और अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से आप टेम्परेचर कम कर दें तो एंजाइम की एक्टिविटी स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास जब प्लांट के अंदर एंजाइम काम करें तो उनको भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, और अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दे दिया तो सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होगा? एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे। चाहे वो एनिमल का सेल हो, चाहे वो प्लांट का सेल हो, बोथ आर परफॉर्मिंग सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी विच आर सपोर्टिंग लाइफ। पहला जो अफेक्ट हुआ वो ये हुआ कि हमने कहा एंजाइम्स क्या हो जाएंगे? डीनेचर हो जाएंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा वो ये होगा कि अफेक्ट दी फ्लूइडिटी। अब फ्लूइडिटी पे अच्छा खासा क्या पड़ेगा? अफेक्ट पड़ेगा। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? चीज़ें जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं, उनकी जो है वो इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, उनके अंदर जो है वो सॉलिडिटी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। अब अगर आप यही वाला कॉन्सेप्ट अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगाइए, तो आपने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और बाय नेचर आपके पास वो फ्लूइड है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लिपिड। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर दिया जाए तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के मज़ीद बढ़ने के चांस है। जब फ्लूइडिटी के मज़ीद बढ़ने के चांस है तो हमारे पास वो जो इलास्टिक स्ट्रक्चर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ज़्यादा ही इलास्टिक हो जाएगा। जब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ज़्यादा ही इलास्टिक हो जाएगा तो उस वक्त इसी मेम्ब्रेन से डिफरेंट मटेरियल क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट इन और ट्रांसपोर्ट आउट करते हैं। तो मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन में अच्छी खासी क्या आएगी? हर्डल आएगी। या ऐसा भी हो सकता है कि मटेरियल जो है वो इजीली पास आउट होना शुरू हो जाए और पास इन होना शुरू हो जाए, किसी किस्म की कोई हर्डल रहे ही ना। तो इस तरह जो है वो क्या होगा? नुकसान होगा सेल को। तो हाई टेम्परेचर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को
जो है वो ज़्यादा करने में भी अच्छा खासा क्या होगा, रोल होगा। द थर्ड एंड द लास्ट वन, हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब देखिए ना, जब टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा तो प्लांट जो है वो क्या करता है, हाई टेम्परेचर पे जो है वो वाटर का लॉस होना शुरू हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, जिसे आप क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। अब जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतना हाई रेट ऑफ क्या होगा, ट्रांसपायरेशन, जिससे अच्छी खासी पानी की क्या होना शुरू हो जाएगी, डेफिशिएंसी, और पौधे को पानी की कमी का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। अब ये सारे इफेक्ट्स हैं जो प्लांट को क्या करना पड़ते हैं, फेस करना पड़ते हैं। तो आइए जी देखते हैं इनके लिए प्लांट जो है वो अडेप्टेशंस क्या करेगा। नंबर वन, इवेपोरेटिव कूलिंग। अब ये क्या है, असल में मैंने अभी ये कहा कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। अब इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी पे हाई टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है। जब आपकी बॉडी पे हाई टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है तो क्या होता है, आपकी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम बोलते हैं स्वेटिंग। स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं और बॉडी से जो है वो वाटर को इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स या इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जिसे आप क्या बोलते हो, स्वेटिंग, और बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। बिल्कुल इसी तरह हाई टेम्परेचर से बचाने के लिए प्लांट जो सबसे पहला मैकेनिज्म करते हैं वो ये करते हैं कि वो ट्रांसपायरेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब वो ट्रांसपायरेशन जो है वो क्या करेगी, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर रिलीज होगा। जब वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर रिलीज होगा तो वो पौधे के लिए क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट देगा। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट पौधे को ये है कि हाई टेम्परेचर वो ट्रांसमिशन ऑन कर लेगा और अपने आप को कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। लेकिन इसमें थोड़ा नुकसान ये भी होगा कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने की वजह से रेट ऑफ ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब रेट ऑफ ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो प्लांट के अंदर पानी के ज़्यादा निकलने पर उसके विल्ट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए प्लांट कोशिश करते हैं कि ज़्यादा हॉट या ज़्यादा ड्राई एनवायरनमेंट हो तो जितनी तो वो ट्रांसमिशन कर सकते हैं करें, बाकी वाटर की कंजर्वेशन करने के लिए स्टोमेटा को क्या कर ले, क्लोज कर लें। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा और वो बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट करेगा प्लांट के ऊपर, तो सारा पानी जो है वो ट्रांसपायर हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर पानी की डेफिशिएंसी, सपोर्ट नहीं रहेगी, रिजिडिटी नहीं रहेगी, तो प्लांट जो है वो अपना एक प्रॉपर जो शेप है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, पौधा क्या हो जाएगा, विल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हीट शॉक प्रोटीन्स। अब हीट शॉक प्रोटीन्स क्या होता है, बेशुमार ऐसे भी हमारे पास प्लांट हैं जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी बड़ी आसानी के साथ जो है वो अडेप्टेशन किए हुए हैं और बड़ी आसानी के साथ इस हाई टेम्परेचर पे भी क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। असल में होता क्या है, ये इस हाई टेम्परेचर पे कुछ इस तरह से अडेप्टेशन करते हैं कि ये अपनी बॉडी में एक स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेते हैं विच इज नाउन एज हीट शॉक प्रोटीन। अब हीट शॉक प्रोटीन स्टैंड्स फॉर, ये क्या करेगी, ये हाई टेम्परेचर को अपने साथ क्या कर लेती है, एम्ब्रेस कर लेती है, और जैसे ही ये हाई टेम्परेचर सारे का सारा अब्जॉर्ब कर लेगी तो एंजाइम जो सेल के साइटोप्लाज्म में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उन तक टेम्परेचर को नहीं जाने देगी। जब उन तक टेम्परेचर को नहीं जाने देगी तो वो एंजाइम जो है वो हमारे पास डीनेचर होने से बच जाते हैं और प्लांट अच्छे तरीके से अपने फंक्शंस को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो ये जो हमारे पास प्रोटीन है ये एक हीट स्टेबल प्रोटीन है या थर्मोस्टेबल प्रोटीन है जो क्या करती है, हाई टेम्परेचर को अब्सॉर्ब कर लेती है और प्लांट के एंजाइम्स में किसी किस्म का कोई चेंज आने नहीं देती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिडिटी। अब अभी मैंने कहा था जब हाई टेम्परेचर होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के बढ़ने के चांस है, यानी वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा इलास्टिक हो जाएगी, सेल की शेप क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अच्छा खासा क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। अब की बार क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अक्यूमुलेट सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब स्टूडेंट आपको याद होगा जब आपने फॉस्फोलिपिड पढ़ी थी तो फॉस्फोलिपिड के अंदर आपने पढ़ा था कि वहाँ पे दो जो हमारे पास होती हैं टेल्स, उन टेल्स के अंदर फैटी एसिड के स्ट्रैंड्स होते हैं। अब फैटी एसिड बाय नेचर दो तरह का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे आपके पास सॉलिड बाय नेचर होते हैं, और जो आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं दीज आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, उन्हें आप ऑयल्स बोलते हो। अब यहाँ पर हमारे पास तो फ्लूइडिटी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, तो फिर स्टूडेंट क्या होगा, जो हमारे पास प्लांट है वो अपने अंदर अनसैचुरेटेड को रिप्लेस करना शुरू कर देगा विद सैचुरेटेड फैटी एसिड। जब वो सैचुरेटेड फैटी एसिड वहां पे अक्यूमुलेट करना शुरू करेगा तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो बाय नेचर क्या होते हैं, सॉलिड, तो वहां पे जो है वो सॉलिडिटी में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। जब सॉलिडिटी में इजाफा होना शुरू हो जाएगा तो बड़ी आसानी के साथ जो है वो प्लांट क्या करेगा जी, अपनी मेम्ब्रेन को मेंटेन रखेगा, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। सो रूम टेम्परेचर पे मैंने बताया ये सॉलिड होते हैं जिससे वो बड़ी आसानी के साथ वो क्या करते हैं, अपनी शेप को मेंटेन रख लेते हैं। सो
नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल। तो डेफिनेटली जब शेप जो है वो मेंटेन रहेगी, जब कॉम्पोजिशन मेंटेन रहेगी, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी बड़ी आसानी के साथ क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। आइए जी नेक्स्ट हम देखते हैं अफेक्ट एट लो टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर को लो कर दिया जाए तो फिर क्या क्या चांस हैं, क्या क्या अफेक्ट जो है वो हो सकते हैं। नंबर 1, फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। तो पहला अफेक्ट फ्लूइडिटी को, अब कैसे, अब देखिए ना, जब हाई टेम्परेचर था तो हमने कहा कि फ्लूइडिटी के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो अब जब लो टेम्परेचर होगा तो फ्लूइडिटी के कम होने के चांसेस ज़्यादा हैं, रिजिडिटी के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर में अगर कोई चीज़ मेल्ट होती है तो लो टेम्परेचर पे कोई चीज़ फ्रीज होना शुरू होती है। तो लो टेम्परेचर पे क्या होगा, लो टेम्परेचर पे ये होगा कि जो फ्लूइडिटी है मेम्ब्रेन की वो चेंज होगी। अब चेंज कैसे होगी, वो इसलिए चेंज होगी कि जो लिपिड्स हैं वो उस मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देंगे। जब वो क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देंगे यानी अपने आप को सॉलिडिफाई करना शुरू कर देंगे, क्योंकि टेम्परेचर लो है, जब सॉलिडिफाई करना शुरू कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मेम्ब्रेन क्या होना शुरू हो जाएगी, रिजिड। तो वो जो उसका सेलेक्टिवली परमीएबल वाला करैक्टर था वो भी आहिस्ता आहिस्ता लॉस होना शुरू हो जाएगा, मटेरियल की ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी, इवन बड़े असेंशियल सब्सटेंस भी यहाँ से पास आउट नहीं हो पाएंगे। तो सेल के सर्वाइवल पे जो है वो एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इसलिए एक तो प्रॉब्लम ये है कि जो फ्लूइडिटी है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, अब वो रिजिडिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो चुकी है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, क्योंकि लिपिड्स क्या होना शुरू हो गए, क्रिस्टल्स बनना शुरू हो गई हैं। तो उससे अफेक्ट होगा क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। अब आइस भी बन सकती है। अब आइस कहाँ बनेगी, देखिए स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि जो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे आप क्या बोलते थे, साइटोसोल बोलते थे, और जो साइटोसोल है उसमें 90% तक क्या होता है, वाटर होता है। अब जब 90% तक वाटर है तो लो टेम्परेचर पे उस वाटर के क्रिस्टल बनने के चांसेस, आइस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जब वो आइस बन जाएगी तो डेफिनेटली आइस एक चीज़ बन चुकी है, तो किस तरह उसके अंदर इंजाइम एक्टिवेट होंगे, कभी भी इंजाइम उसके अंदर एक्टिवेट नहीं होंगे, उसके सारे ऑर्गेनेलिज जो है उस आइस के अंदर क्या हो जाएंगे, हेल्ड हो जाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन, काम सेल के रुक जाएंगे, लाइफ बिल्कुल क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए आइस क्रिस्टल जो अंदर बन गई है उसका अच्छा खासा क्या है, नुकसान है। और आइस जब बनेगी तो ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल प्रॉपर जो है वो मैनर में बनेगी, कि बिल्कुल स्मूथ बने और किसी किस्म का कोई स्ट्रक्चर डैमेज ना करे। डेफिनेटली जब आइस बनेगी तो उसमें बड़े पॉइंटेड एंड भी होंगे, वो पॉइंटेड एंड सेल की मेम्ब्रेन को पंचर कर सकते हैं, सेल के ऑर्गेनेलिज को पंचर कर सकते हैं, सेल के डिफरेंट चीज़ों को क्या कर सकते हैं, वो डैमेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आइस क्रिस्टल बाहर बन जाए तो वो क्या करेगी, इट विल एक्ट एज ए इंसुलेटर, वो टेम्परेचर जो है वो बाहर वाला अंदर नहीं आने देगी, अंदर वाला बाहर नहीं जाने देगी। तो इससे कोई प्रॉपर नुकसान नहीं होगा अगर आइस क्रिस्टल्स बाहर बनती हैं। लेकिन अगर आइस क्रिस्टल्स अंदर बनती हैं तो डेफिनेटली वो ट्रांसपोर्ट को भी अफेक्ट करेंगी, ऑर्गेनेलिज को भी अफेक्ट करेंगी, सेल की शेप को भी क्या करेंगी, खराब करेंगी। सो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन में क्या होगा, इनसाइड द सेल अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म, डेफिनेटली क्योंकि सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, सीज हो चुकी हैं, जम चुकी हैं, आइस बन चुकी हैं। अफेक्ट्स द ऑर्गेनली, तो डेफिनेटली ऑर्गेनली को भी डैमेज करेगी। मैंने कहा अगर आइस बनी पॉइंटेड एंड होगा तो वो क्या कर सकता है, ऑर्गेनली को पंचर कर सकता है। अराउंड द सेल्स में नॉट अफेक्ट द सेल, तो ये भी मैंने बता दिया कि अगर सेल से बाहर बनेगी तो वो किसी किस्म की कोई खराबी नहीं लाएगी। सो आइए जी चलते हैं अडेप्टेशंस की तरफ के प्लांट जो है वो इनके ऊपर क्या क्या अडेप्टेशन करेगा। द फर्स्ट वन इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब बिल्कुल जो है वो पहले वाले से हम उलट चलेंगे। अब हमने कहा कि जो है वो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा लो हो चुका है। जब बहुत ज़्यादा लो हो चुका है तो हमने कहा वहाँ पे रिजिडिटी होने के चांसेस है। तो अब मेम्ब्रेन के अंदर हम क्या चाहते हैं, फ्लूइडिटी चाहते हैं। तो जहाँ सैचुरेटेड फैटी एसिड है वहाँ हम क्या एक्युमुलेट करना शुरू कर देंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो प्लांट क्या करेगा, स्टोर करेगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इंस्टेड ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड स्टोर होंगे तो आपको पता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। जब ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं तो इस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, जिसकी वजह से किसी किस्म के ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इलास्टिक स्ट्रक्चर हमारा मेंटेन रहेगा, वो रिजिड में कन्वर्ट नहीं होगा। द नेक्स्ट वन इज सुपर कूल साइटोप्लाज्म या साइटोसोल। अब ये क्या होता है, प्लांट जो है जो कि जो है वो एक
एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में अडेप्टेशन कर चुके हैं। याद रखिएगा, नेटिव स्टैंड्स फॉर मुकामी, यानी एक स्पेसिफिक जगह पे जो प्लांट अडेप्टेशन कर चुके हैं वो क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों पे उन्होंने अच्छी खासी क्या की होती है, अडेप्टेशन की होती है। अब ये जो वेल अडेप्टेड प्लांट है अपने नेटिव एनवायरनमेंट में, वो क्या करते हैं, अपने सल्यूट की और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करना शुरू कर देते हैं सेल के अंदर। जब वो सेल के अंदर सल्यूट और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करना शुरू कर देते हैं तो इस तरह चेंज लाया जाता है कि साइटोसोल जो है वो सुपर कूल तो जरूर होगा लेकिन उसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेगी। आपने अक्सर ये एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे कि अगर आप आइस के अंदर जो है वो किसी चीज़ की जो है वो साल्ट वगैरह या सल्यूट वगैरह की एडिशन कर दें तो उसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ड्रॉप हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है, वो जो है वो कम जो है वो मेल्ट होती है। तो ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा, बिल्कुल वही मैकेनिज्म प्लांट अडॉप्ट करता है। वो अपने अंदर साइटोसोल के अंदर सल्यूट और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर लेता है। जब वो सल्यूट और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेगा तो वो इस तरह चेंज लेके आएगा कि लो टेम्परेचर का जब भी अफेक्ट हो तो कूलिंग अफेक्ट जो है वो इस हद तक ज्यादा हो कि वो सुपर कूल तो हो सके लेकिन उससे किसी किस्म का फ्रीजिंग वाला चांस ना हो, साइटोप्लाज्म फ्रीज ना हो, साइटोसोल फ्रीज ना हो और सारी एक्टिविटी जो है वो नॉर्मल क्या होती रहे, परफॉर्म होती रहे। नेक्स्ट है जी थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल। अब थर्मोरेगुलेशन एनिमल स्टैंड्स फॉर बॉडी के अंदर टेम्परेचर को क्या करना है, मेंटेन करना है विद इन अ टॉलरेटेबल रेंज पे लेके आना है। तो याद रखिएगा जो टेम्परेचर होता है एनिमल का वो डिपेंड करता है बॉडी की हीट के ऊपर। अब बॉडी की हीट कहाँ से आती है, याद रखिएगा बॉडी की हीट बॉडी में पैदा करवाई जाती है। तो एनिमल जो हैं उनमें सबसे पहला जो डिपेंड होता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो उनके अंदर जो बॉडी हीट पैदा कर रही है उसके ऊपर होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट उनका डिपेंड होता है वो होता है लॉस ऑफ हीट। अब वो जो हीट पैदा हुई है अगर तो वो बहुत ज़्यादा तो बॉडी हीट को लॉस भी करेगी ताकि जो है वो कूलिंग इफेक्ट जनरेट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि हीट कम पैदा हुई तब उसे डिपेंड करना पड़ेगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हीट को क्या करना शुरू कर देगी, रिसीव करना शुरू कर देगी। सो एक एनिमल का जो बॉडी टेम्परेचर है वो तीन चीज़ों पे बेस कर रहा है। एक तो वो हीट जो उसकी बॉडी के अंदर बन रही है, दूसरा वो हीट जो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ले रहा है, और एक वो हीट जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को वो दे रहा है। या उसको हीट लॉस करनी पड़ेगी या उसको हीट गेन करनी पड़ेगी। जो प्रोडक्शन ऑफ हीट है पहला पॉइंट वो डिपेंड करता है बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो कि एंजाइम्स की बिहाफ पे परफॉर्म हो रहे हैं। तो बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी, उनकी बिहाफ पे एनर्जी पैदा की जाएगी जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ हीट, और वो बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबलाइज करने में या बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। और अगर हम बात कर रहे हैं लॉस और गेन ऑफ हीट की तो उसके लिए प्लांट को क्या करना पड़ेगी, अडेप्टेशन करना पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट की बॉडी चीज़ों पे डिपेंड कर रही है तीन। नंबर वन प्रोडक्शन ऑफ हीट जो बॉडी बनाएगी ऑन द बेस ऑफ मेटाबॉलिज्म बाय यूजिंग एंजाइम। नेक्स्ट वन हीट लॉस, हीट गेन, जिसके लिए उसे क्या करनी पड़ेगी, डिफरेंट अडेप्टेशंस करना पड़ेंगी। सो यहाँ तक जो था वो हमने इंट्रोडक्शन किया थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल प्लांट वाला जो था वो मुकम्मल तौर पे डिटेल जो क्वेश्चन था वो हमने पढ़ लिया। होप सो आपको समझ आई होगी। यहाँ तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।